अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज मैंने दो तीन टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, कंजेशन, हाइपरीमिया एंड हेमरेज। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हीमोडायनामिक्स में से। कंजेशन, हाइपरीमिया एंड हेमरेज, वो आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। कंजेशन एंड हाइपरीमिया। सबसे पहले हाइपरीमिया बेसिकली इज द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो to the organ. Whenever there is increased blood flow to the organ, it is called the hyperemia, increased blood flow. Now this increased blood flow, always remember, is basically the oxygenated blood. Oxygenated blood is carried out by the arteries, obviously. So arteriolar end of the arterioles, जो कि arteriolar end होता है, venular end होता है। तो arteriolar end के ऊपर बेसिकली क्या होता है कि vasodilatation हो जाती है। As a result of that vasodilatation, increased blood flow towards the organ, and that increased blood flow to the organ is called the hyperemia. एग्जाम्पल इसकी ये है कि जब हम रनिंग करते हैं तो आपने देखा है कि आपके जो है चेहरा या आपके मसल्स जो है वो रेडिश कलर के हो जाते हैं। चेहरा खासतौर पर रेड कलर का हो जाता है। इसकी क्या वजह है? बेसिकली जब हम रनिंग करते हैं या कोई फास्ट भागते हैं तो क्या होता है कि हमारे मसल्स जो हैं दे आर बीइंग मोर यूटिलाइज्ड। ठीक है, वो ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा जो है ब्लड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है ब्लड ने। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ब्लड ने पूरी करनी है। तो ब्लड बाकी जो सेंट्रल सर्कुलेशन है वहाँ से वो निकलता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन में जाता है और वहाँ पे डायलिटेशन हो जाती है ब्लड की। तो ऑर्गन के अंदर, मसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। वो जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली उस ऑर्गन के अंदर जो है हाइपरीमिया डेवलप हो जाता है। क्लियर? बेसिकली हाइपरीमिया इज बेनिफिशियल। और ये मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाएगा तो वहाँ पे जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। तो हाइपरीमिया बेसिकली इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज इंक्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन which helps the organ to meet its requirements of the oxygen as well as the nutrients. ठीक है, तो ये this is called the hyperemia. What is congestion? This is the passive mechanism in which there is decreased outflow of the blood from the organ. यहाँ पे क्या था कि fresh blood, oxygenated blood आ रहा है organ के अंदर, जिसकी वजह से उसके organ की requirement पूरी हो रही है। Congestion, और ये एक active process है। blood फ्रेश ब्लड गया है वहां से, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की और आगे फ्लो कर गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कंजेशन के अंदर, इट इज अ पैसिव मैकेनिज्म इन व्हिच बेसिकली देयर इज डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ द ब्लड। क्लियर? डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड एक ऑर्गन के अंदर स्टैटिक हो गया है, वहां पे रुक गया है और वो उसका पीछे से तो वो आ रहा है लेकिन आगे को वो फ्लो में नहीं जा रहा। तो दैट लीड्स टू द कंजेशन। दिस इज कॉल्ड द कंजेशन, डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा, अब ये जो डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ ब्लड है, ऑब्वियसली अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ब्लड की जो है स्टॉपेज हो गई कहीं पे और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो क्या होगा अल्टीमेटली? तो होगा ये कि अब वहाँ पे जो है पीछे से ब्लड आ रहा है और आगे वो नहीं जा रहा। तो जो ब्लड वहाँ पे मौजूद है, क्लियर, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली वो जो है उसकी ऑक्सीजन की जो लेवल्स हैं ब्लड के, वो कम होता चला जाएगा। क्लियर? और फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली जब ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा, देयर इज अ इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दिस इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्टीमेटली क्या करेगा कि फ्लूइड को वो बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो उस ऑर्गन के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एडीमा। देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द एडीमा एट दैट साइड। क्लियर? एक तो एडीमा डेवलप हो गया और दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जो लेवल था ऑफ द ब्लड इज आल्सो डिक्रीज। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, अब वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आमतौर पे उसका जो कलर है दैट इज नॉट द ब्राइट रेड कलर, पिंकिश रेडिश कलर, वो ब्लूइश रेडिश होता है। ठीक है, ब्लूइश टिंज आती है उस ब्लड के अंदर। तो वो ऑर्गन जहाँ पे कंजेशन होगी वहां पे क्या होगा, वो आपको ब्लू साइनोसिस मिलेगा। साइनोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन of the skin or the organ, साइनोसिस। तो आपके पास वहां पे क्या था? रेड हुआ था, ऑर्गन जो है वो रेडिश हो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्गन जो है आपके पास जो है वो ब्लूइश हो गए। व्हाई? बिकॉज देयर इज डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ द ब्लड, blood is static at that side, as a result of which it lost its oxygen loss की इसने,
पीछे से ब्लड आ रहा है, आगे नहीं जा रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, अब नाउ द सेल्स आर स्टैक्ड टुगेदर, सेल्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं लेकिन फ्लूइड निकलता चला जा रहा है, वो ऑर्गन के अंदर जो है इट स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट एंड कॉजेस द एडिमा इन द ऑर्गन, तो दैट इज कॉल्ड द कंजेशन, हाइपरीमिया कंजेशन। इसमें छोटा सा नोट आ सकता है कि डिफाइन हाइपरीमिया और कंजेशन, या कोई एमसीक्यू आपका इसमें इस तरह का बन सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपरीमिया और कंजेशन में क्या डिफरेंस होता है, कि आउटफ्लो किसमें कम होता है या किसके अंदर जो है ना फ्रेश एक्टिव प्रोसेस होता है। तो दिस इज अ शॉर्ट टॉपिक, कंजेशन एंड हाइपरीमिया। आमतौर पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा एम्बोलिज्म क्या होती है, तो उसके अंदर जो होता है कि एम्बुलस जो है, एक थ्रम्बस एम्बुलस बनते हैं, वो स्टक कर देता है वेसल के अंदर, वहाँ पे क्लॉट की फॉर्म में वो स्टक कर देते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो सारा का सारा ऑर्गन जब हम उसको स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, इफ ऑटोप्सी इज बीइंग डन, तो वहाँ पे हमें वो पूरा ऑर्गन क्या मिलता है, कंजेस्टेड मिलता है। कंजेस्टेड का मतलब ये है कि वेसल्स के अंदर बहुत सारा ब्लड भरा हुआ होगा उस ऑर्गन के आसपास की वेसल्स में, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन होनी थी, वो वेसल्स जो है इनगॉर्ज्ड होंगी, साथ ही साथ वो ऑर्गन साइनोज्ड होगा और वो जो है आरबीसी स्टैक टुगेदर होंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द हेमरेज, वो थोड़ा सा जरा डिटेल टॉपिक है। हेमरेज hemorrhage basically is the extravasation of the blood from the blood vessels. Extravasation. Extravasation of the blood from the vessels is called the hemorrhage। यानी कि क्या मतलब है कि ब्लड जो है अगर वेसल्स के अंदर मौजूद है, आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है दैट कन्फाइंड विद इन द वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम के अंदर वो कन्फाइंड रहता है, उससे बाहर नहीं जाता, क्लियर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नहीं जाता। अगर ये ब्लड वेसल से निकल के बॉडी के बाहर आ जाएगा, क्लियर, वेसल से बाहर आ जाएगा तो उसको हम हेमरेज कहेंगे। यानी कि अगर बेशक वो बॉडी के अंदर ही है, क्लियर, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुई, इंटरनल ब्लीडिंग ही है, लेकिन वो वेसल से जब बाहर आ गया तो दैट इज कॉल्ड द हेमरेज। क्लियर? तो अब ये हेमरेज जो है वो दो तरह की हो सकती है, इंटरनल हेमरेज हो सकती है और एक्सटर्नल हेमरेज हो सकती है। क्लियर? इंटरनल हेमरेज, ऑब्वियसली इंटरनल का क्या मतलब है, the hemorrhage is confined within the body, बॉडी के अंदर ही हेमरेज हुआ, लेकिन वो वेसल से बाहर। हेमरेज उसी वक्त है जब when the blood comes out of the vessel, क्योंकि वेसल्स के अंदर ब्लड जब तक है तो ये फ्लूइड फॉर्म में है, जैसे ये ब्लड जो है अब वेसल से बाहर आता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड द क्लॉट। बॉडी के अंदर जो कोएगुलेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है वंस द ब्लड इज एक्सपोज्ड आउट कम्स आउट ऑफ द वेसल, जैसे वेसल से बाहर आएगा उसमें क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो सारा का सारा ब्लड अल्टीमेटली क्लॉट बन जाएगा। क्लियर? तो अब ये क्लॉट जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अगर इंटरनल का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर ही रहा, क्लियर, किसी कैविटी के अंदर अगर हेमरेज हुआ, वो ब्लीडिंग हुई तो वो इंटरनल हेमरेज होगी, और अगर स्किन से या ओरिफिस से आपके एक्सपोज हो गया, ब्लड बाहर आ गया, तो वो एक्सटर्नल हेमरेज। जैसे आपके पास ओरिफिस कौन से, नेजल ओरिफिस है, ओरल कैविटी है, एनल कैनाल है, वेजाइनल कैविटी है, तो ये सारे के सारे या स्किन के ऊपर अगर कोई ब्रीच हुआ, स्किन से ब्लड बाहर आने लग गया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल हेमरेज होंगे। इंटरनल हेमरेज when the hemorrhage is confined inside of the body, so depending upon the amount of the hemorrhage, hemorrhage को हम मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है हीमाटोमा, hematoma basically is confined to the internal hemorrhage. Hematoma basically is the condition in which the blood forms a clot inside of the body. बॉडी के अंदर जब ब्लीडिंग हुई, कैविटी के अंदर ही थी, बॉडी के अंदर ही थी, अब वो जो है उसने क्लॉट बना दिया, तो वो जो क्लॉट होगा उसको हम हीमाटोमा कहेंगे। क्लियर? जैसे आपके पास सेरेब्रल हीमाटोमा बन सकता है, किसी तरीके एब्डोमिनल हीमाटोमा बन, किसी भी ऑर्गन के अंदर जो है जब ब्लीडिंग होगी, ऑर्गन के अंदर जब ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग की वजह से जो सॉलिड जो ब्लड जो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, हीमाटोमा। ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है और ये किसी भी साइज का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द हेमरेज। जितना हेमरेज होगा उतना ही ये हीमाटोमा का साइज होगा। अगर छोटा हेमरेज हुआ है आर्टेरियोल्स के लेवल पे या कैपिलरीज के लेवल के ऊपर अगर आपके पास जो है हेमरेज हुआ है तो छोटा हीमाटोमा बनेगा। अगर मेन वेसल रप्चर कर रही है तो बड़ा हीमाटोमा बनेगा। समटाइम्स दिस हीमाटोमा इज वेरी डेंजरस, स्पेशली इफ इट अकर्स
इन सम ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, जैसे ब्रेन के अंदर अगर बिगर हीमाटोमा बन जाएगा तो क्या करेगा, वो कंप्रेशन करेगा, ब्रेन को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा कि प्रेशर आएगा जब ब्रेन के अंदर, तो वो फोरामन मैग्नम से जो ब्रेन स्टेम निकल रहा है उसको कंप्रेस करेगा, तो सडन डेथ, पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द हेमरेज वो कॉम्प्लिकेशंस जो है होंगी। पेटिकी Petechial hemorrhage is basically a very minute hemorrhage, 1 to 2 millimeter का जो hemorrhage होता है, and that is basically is usually seen on the skin। आपके पास जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज उसके ऊपर जो है, जब उसके लेवल के ऊपर जब हेमरेज होगा दैट, और वो किस साइज का होगा, बिल्कुल पिन हेड के साइज का 1 to 2 मिलीमीटर का जब हेमरेज होगा तो उसको हम कहते हैं पेटिशियल हेमरेज या पेटिकी। मोस्टली कॉज पेटिशियल हेमरेज जिसकी क्या होती है, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो कई मतलब जो कैपिलरीज हैं जो कि सिर्फ सिंगल लाइन एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, बहुत वीक वेसल्स होती हैं, क्लियर, वो रप्चर कर जाती हैं। वो जब वो रप्चर करती हैं तो थोड़ी ब्लीडिंग जो है उनके लेवल के ऊपर होती है, जहाँ से एक आरबीसी गुजर रहा होता है, बिल्कुल पतली वेसल है, क्लियर। तो जब वहाँ पे जब हेमरेज होगा तो उसको हम कहेंगे पेटिशियल हेमरेज। इसकी कॉज एक तो मैंने आपको बता दी कि व्हेनेवर देयर इज इनकी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बहुत सारी रीजंस की हो सकती हैं कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से, क्लियर। तो ये जो हेमरेज होगा उसको पेटिशियल हेमरेज कहेंगे। इसके अलावा जो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द पेटिशियल हेमरेज इज आल्सो द लो प्लेटलेट काउंट। व्हेन द प्लेटलेट काउंट इज लो, नॉर्मली बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट काउंट है 150 से 450 तक होते हैं। व्हेन द काउंट इज 50 से गिरते हैं जब काउंट, तो क्योंकि प्लेटलेट बेसिकली ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ब्लीडिंग को जो है होने से रोकते हैं एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द वेसल्स। लेकिन अगर 50 से कम ड्रॉप करते हैं तो 50 से कम होते हैं तो देयर चांसेस के पेशेंट को पेटिशियल हेमरेज डेवलप होना शुरू हो जाए, या फिर एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शनिंग के अंदर भी पेटिशियल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं कि अगर प्लेटलेट तो सही है, क्वांटिटी में भी ठीक है, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो डिसफंक्शनल है, उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके पास जो है पेटिशियल हेमरेजेस बनेंगे। पेटिशियल हेमरेज से आगे चले तो अगर इससे थोड़ा सा साइज जब बढ़ जाता है, क्लियर, तो उसको हम परपरा कहते हैं। परपरा आमतौर पे परपरा का साइज जो है 3 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है, 3 मिलीमीटर तक होता है। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रूज, और आम लैंग्वेज के अंदर हम इसको ब्रूज भी कह सकते हैं। ब्रूज बेसिकली क्या होता है, ब्रूज इज द हेमरेज ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर हेमरेज ऐसा होता है जिसका साइज 3 मिलीमीटर तक होता है, 3 मिलीमीटर या थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, और अल्टीमेटली वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देता है। कहीं पे भी स्किन के ऊपर अगर किसी किस्म का ट्रॉमा आया तो ट्रॉमा की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे उस एरिया के अंदर जहाँ पे वो ट्रॉमा हुआ था वो सारी की सारी वेसल्स उस एरिया की क्या होंगी, वो डैमेज हो जाएंगे। वो जब डैमेज होंगी तो ऑब्वियसली में जब ब्लड होगा इट कम्स आउट ऑफ द वेसल, लेकिन अब वो स्किन के ऊपर ही है, स्किन जो है वो रप्चर नहीं हुई, स्किन की जो अपनी जो लेयर्स 7 लेयर्स दे आर इंटैक्ट, लेकिन जो वेसल्स थी दे आर डैमेज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि वो वेसल से ब्लड बाहर निकलेगा और वो आपके पास सबक्यूटेनियस फैट में और बाकी एरियाज के अंदर स्किन के अंदर आ जाएगा, क्लियर। तो अब इस कंडीशन को अगर ये 3 मिलीमीटर तक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम परपरा कहेंगे। आमतौर पे इसका जो है कलर मुख्तलिफ लेवल्स पे चेंज होता है। बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग होगी तो वो जो एरिया जो ब्रूज का बनेगा दैट इज इनिशियली रेड इन कलर, ठीक है, क्योंकि वो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अब वो जो हीमोग्लोबिन सेपरेट होगी, हीमोग्लोबिन जो है किसमें कन्वर्ट होगी, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगी। जो बिलीरुबिन है अल्टीमेटली उसका ग्रीन कलर होता है, क्लियर, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ग्रीन, सबसे पहले रेड हुआ फिर वो ग्रीन होगा, क्लियर, और अल्टीमेटली ग्रीन के बाद क्या होगा कि वो ब्लूइश की तरफ जाएगा, क्लियर, और फिर अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू से जो है फेड ग्रे और फेड होते होते अल्टीमेटली नॉर्मल स्किन की कलर पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन के सबसे पहले आपके पास फ्रेश ब्लड था, फिर बिलीरुबिन बनी, फिर बिलीरुबिन से हीमोसिड्रिन, क्योंकि बिलीरुबिन जब सेपरेट हो गई वहाँ पे जो आयरन रह गया था, क्लियर, वो बेसिकली उसको जो है वो ग्रे कलर देगा और अल्टीमेटली वो ग्रे कलर आहिस्ता आहिस्ता वो भी फेड हो जाएगा और स्किन अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगी। दिस होल प्रोसेस यूजुअली टेक्स अबाउट 3 to 4 वीक्स, और 3 to 4 वीक्स में फिर वो ब्रूज जो है वो खत्म हो जाता है। ब्रूज के बाद जो है इंटरनल हेमरेज और जो हम देखते हैं दैट इज द एक्यूमोसिस। Ecchymosis basically is a large size bruise, clear,
और ये आमतौर पे 1 to 2 सेंटीमीटर तक बड़ा जो है ब्रूज होता है। और दिस इज बेसिकली द हीमोटोमा व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्किन। हीमाटोमा यानी कि एक ब्लड था, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई वहाँ पे, और वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि लेकिन अब वो स्किन के अंदर ही है, स्किन से बाहर वो ब्लड नहीं आया, तो अल्टीमेटली वो लार्ज एरिया इज कॉल्ड द एक्कीमोसिस। तो एक्कीमोसिस इज लार्जर देन द पर्परा, पर्परा जो था 3 सेंटीमीटर तक था, और एक्कीमोसिस जो है इट इज 1 to 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर ये क्या है, ये हीमाटोमा है। ऑर्गन के अंदर हीमाटोमा होगा तो डिफरेंट एंटिटी है, स्किन के ऊपर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्कीमोसिस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हीमाटोमा। क्लियर। इसी तरीके से बॉडी के मुख्तलिफ और कैविटीज के अंदर जब ब्लीडिंग होगी हम उसी तरीके से उसका नाम लेते हैं। जैसे पेरिटोनियम के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहेंगे हीमोपेरिटोनियम, ठीक है। इसी तरीके से अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी तो उसे कहेंगे हीमोपेरिटोनियम, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोथोरस में पढ़ाया था कि जब आपके पास ब्लड फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा इन द थोरेसिक कैविटी, इसी तरीके से अगर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो हीमोथोरैक्स इज द ब्लड कैविटी इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। इसी तरीके से समटाइम्स द ब्लड आल्सो इज एक्यूमुलेटेड इन द आर्टीरियोलर स्पेसेस। आपके और दो जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस होती है, समटाइम उसके अंदर भी ब्लीडिंग हो जाती है। क्लियर। तो दैट इज आर्टीरियोलर ब्लीडिंग। क्लियर। इंट्रा आर्टीरियोलर ब्लीडिंग। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो है ब्लीडिंग की कॉजेज क्या होती है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि आपके पास कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ब्लीडिंग को नॉर्मल कंडीशन में स्टॉप करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट कॉज तो ऑब्वियसली ट्रॉमा है। क्लियर। ट्रॉमा के बाद आपके पास जो है जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, कुछ वेस्कुलर कॉजेज होती हैं, वेसल्स ठीक नहीं है, क्लियर, वेसल्स पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। कुछ कॉजेज होती हैं कि जिसके अंदर आपके प्लेटलेट काउंट सही नहीं है, प्लेटलेट काउंट कम है या डिसफंक्शनल है। और कोएगुलेशन फैक्टर्स जो कि बेसिकली प्लेटलेट्स को आपस में स्टिक करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, वो अगर फंक्शनल नहीं है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के ये 3 टॉपिक ही थे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह इसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करूंगा जिसके अंदर हम एक तो पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नॉर्मल हीमोस्टेसिस इन द बॉडी, और फिर एक हम साथ ही आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज एम्बोलिज्म। आई होप कि आप ये साथ टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही एंड तक चलेंगे, सिलेबस आपका सारा ऑनलाइन कवर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आप मुझसे पूछ सकते हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। और आई होप कि आप साथ पढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच।